इससे पूर्व के पार्ट के अंदर हमने इंडो चाइना के अंदर 20वीं सदी में जो राष्ट्रीयता की लहर उत्पन्न हुई थी उस लहर के बारे में हमने पढ़ा था, जो सबसे पहले अन्नाम और टोकिंग के अंदर प्रारंभ हुई थी। यानी इंडो चाइना में फ्रांसीसी जो औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना होती है और फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना के बाद किस तरीके से वहाँ शासन व्यवस्था के अंदर, कृषि के अंदर बदलाव होते हैं, जिसके अंतर्गत रचनात्मक बदलाव भी आते हैं। और फ्रांसीसी सरकार वहाँ पर क्या करती है, कृषि पर ज़्यादा ध्यान देती है, जिसके कारण चावल के उत्पादन के अंदर वियतनाम विश्व का अग्रणी देश बन जाता है। और फिर वियतनाम के लोग वहाँ किस तरीके से इन बातों का विरोध भी करते हैं और फ्रांसीसी लोग या वहाँ के हथियार सौदागर या ऐसे लोग जो फ्रांस के थे और कहाँ पर वियतनाम में रहने लग गए थे, जिन्हें वियतनाम के अंदर कोलोन नाम से जाना जाता था, उनके आपसी संबंध कैसे थे, इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर उस वाले पार्ट को आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख ले, जिसका एक मेन टॉपिक था चीन के साए में साइंस से आज़ादी। तो वो उस टॉपिक को आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लें, और जिस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन के अंदर भी दे दूंगा, जहां से भी आप सीधा वहां पहुंच सकोगे। आज की इस लेक्चर का हमारा पॉइंट है औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। अब देखो, औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा क्या था, उसके क्या कारण थे, फ्रांस की सरकार के क्या विचार थे, जबकि यहाँ के जो फ्रांसीसी वो लोग यानी वो कोलोन लोग जो यहाँ रहते थे उनके क्या विचार थे, जबकि यहाँ के स्थानीय निवासी यानी वियतनामी लोग थे उनके क्या विचार थे। इन विचारों के ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम 3 सब पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला सब पॉइंट होगा आधुनिक सोच कैसी होगी, जिसमें सबसे बड़ी दुविधा या शिक्षा की भाषा कैसी होगी, क्या शिक्षा फ्रांसीसी भाषा में दी जाए या शिक्षा वियतनामी भाषा में दी जाए, इसके बारे में भी क्या था, मतभेद था। एक तो प्रकार की ये दुविधा होगी। दूसरी दुविधा के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्रांसीसी लोग शिक्षा के माध्यम से संस्कृति में बदलाव के द्वारा वियतनामी लोगों को फ्रांसीसी यानी पश्चिमी संस्कृति के रंग ढंग में ढालने का प्रयास करते हैं, और वियतनामी लोग भी किस तरीके से आधुनिक दिखने की चाह रखते हैं, उसके बारे में भी हम एक फ़ोटो के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा जो सब पॉइंट है उसके अंदर जो फ्रांसीसी शिक्षा पद्धति थोपी गई, जैसे भारत के अंदर ही हम देखते हैं कि मैकाले शिक्षा पद्धति जो भारतीयों पर थोपी गई थी, उसी तरीके से फ्रांसीसियों ने वियतनाम के लोगों पर भी जो अपनी शिक्षा पद्धति थोपी, उस शिक्षा पद्धति का विरोध वहाँ की स्कूलों में किस तरीके से होता उसके बारे में देखेंगे। हालांकि इस तरीके का विरोध व्यापक मात्रा में हमारे भारत में देखने को नहीं मिलता था। तो भारत और वियतनाम के अंदर काफ़ी कुछ समानताएं थी, उन सभी बातों को लेकर आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने चैनल कबीर क्लासेस 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल स्टडी 58 पर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब इतिहास को रटे नहीं बल्कि समझे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब देखते हैं इसको डिटेल से। सबसे पहले मैं भारत और वियतनाम में कंपैरिजन कर दूंगा, उनमें तुलना कर दूंगा। देखो, हम एक शब्द हमेशा जो यहाँ भी आएगा वो शब्द है पश्चिमी। पश्चिमी शब्द यहाँ पर यूरोपीय देशों के लिए या यूरोपीय संस्कृति के लिए प्रयोग में हुआ था। अब देखो होता क्या है, 15वीं सदी के बाद में तो यूरोप के राष्ट्रों के अंदर पुनर्जागरण होता है। उसके बाद वहाँ वैज्ञानिक विचार होते हैं, नई नई खोजें होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 1192 में जो कोलंबस अमेरिका की खोज कर बैठते हैं, जबकि 1492 में कोलंबस का अमेरिका की खोज कर बैठते हैं, जबकि 1498 में वास्को डिगामा कालीकट भारत पहुंच जाते हैं, यानी भारत इंडिया की खोज कर देते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के जो लोग हैं वो विश्व के अंदर सामुद्रिक मार्गों की खोज करते हैं और विश्व के अंदर व्यापार
के अंदर अपनी कोठियाँ स्थापित करना प्रारंभ करते हैं। बाद में इसी काम में यूरोप के अन्य राष्ट्र भी लग जाते हैं। फिर इन यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर क्या हो जाता है, औद्योगिकरण हो जाता है। और इस औद्योगिकरण के बाद जो उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना, तैयार माल को खपाना, जिसके लिए उपनिवेशीकरण की दौड़ क्या होती है, प्रारंभ होती है। हालांकि इस दौड़ में फ्रांस पिछड़ जाता है। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य को हम समझने का प्रयास, लेकिन फ्रांस जैसे इंग्लैंड भारत के अंदर भी क्या करता है, भारतीय लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए उसने भी ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की जिससे भारतीय क्या हो, रंग ढंग से तो क्या हो, भारतीय हो यानी काले हो, और जबकि विचारों से अंग्रेज बन जाए। और इसमें अंग्रेजों ने भी काफ़ी सफलता प्राप्त कर ली थी, जो मैकाले शिक्षा पद्धति थी, जिसके अंदर भारतीयों के ऊपर अंग्रेजी भाषा के अंदर शिक्षण कार्य करवाया जाता था। वैसी ही पद्धति वियतनाम में भी फ्रांसीसी लोगों ने लगी, ताकि क्या हो, जो वियतनामी लोग हैं वो क्या आता है, रंग ढंग से तो भले वियतनामी हो, लेकिन संस्कृति से, उनके विचार से किसके गुलाम बन जाए, वो फ्रांस के गुलाम बन जाए, फ्रांस को सर्वश्रेष्ठ माने। अपने यहाँ भी देखो जो बड़े शिक्षित लोग थे वो यही थे, फ्रांसीसी जो अपने अंग्रेजों का शासन उसको वरदान मानते थे। तो ऐसी ही शिक्षा लागू करने का प्रयास यहाँ पर फ्रांस के द्वारा किया गया था। तो भारत, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे थोड़ा कंपैरिजन भारत के संदर्भ में भी करते जाएंगे, क्योंकि हम सभी भारत से रिलेटेड है, तो भारत के बारे में भी हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हम जैसे भी कोई भी पॉइंट आएगा उसमें हम डिस्कस करते जाएंगे। तो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, सबसे पहले उपनिवेशवाद शब्द का अर्थ हम समझ लेते हैं। हालांकि पहले वाले पार्ट में भी मैंने समझ लिया था, लेकिन यहाँ फिर से इसको मैं आपको रिपीट कर दूंगा। देखो उपनिवेशवाद होता है क्या है, कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र या कह सकते हैं कोई विकसित देश या राष्ट्र किसी निर्बल या कह सकते हैं कमजोर या अविकसित देश या राष्ट्र पर क्या करते हैं, पर और उसके संसाधनों का क्या करते, अपने हित में दोहन करने के लिए उस पर राजनीतिक क्या कर लेते, नियंत्रण स्थापित कर लेते। वो तो हो गया उपनिवेशवाद। दूसरा है औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक जो शब्द आगे आएगा, तो औपनिवेशिक का मतलब होता है कि विकसित राष्ट्र से, किससे, विकसित राष्ट्र से अधीनस्थ पिछड़े राष्ट्र के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों को हम औपनिवेशिक के नाम से जानते हैं। यानी दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किस टाइप रहेंगे, दोनों का जो जुड़ाव है वो किस टाइप से रहेगा, उसी जुड़ाव को हम क्या करेंगे, इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो उपनिवेशवाद क्या था, जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था सिर्फ किस पर था, आर्थिक शोषण पर ही केंद्रित नहीं था। जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर देखा था कि किस तरीके से वो वियतनामी लोगों का फ्रांसीसी लोग आर्थिक शोषण करते, लेकिन वो यहाँ तक ही सीमित नहीं था, इसके पीछे सभ्य बनाने का एक विचार भी काम कर रहा था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं, उसके बारे में इसको समझने का प्रयास करें। जिस तरीके से भारत में अंग्रेज दावा करते थे उसी तरीके से फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से क्या करवा रहे थे, परिचित करवा रहे थे। तो देखो सबसे पहले आधुनिक नाम तो आप जानते ही हो, आधुनिक का मतलब जो आजकल का या वर्तमान काल का, ये जो नए ज़माने का कैसे। अब यहाँ आधुनिक सभ्यता का मतलब है कि वो सभ्यता जो यूरोप में फैली, जो सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, यूरोप में, जिसमें वैज्ञानिक विचार थे, उनसे संबंधित खोजें थी, है ना, जो पुराने जो विचार थे उनसे क्या थी, बिल्कुल हटकर थी, है ना। तो वैसी ही आधुनिक सभ्यता जो परिचित करवाना चाह रहे थे, जो रोमन काल से लगाकर बाद के समय के अंदर यूरोप के अंदर पुनर्जागरण के बाद में क्या हुई थी, वहाँ पर विकसित हुई थी। ये चाहते थे, इनका ये मानना था कि क्या था, जो बाकी देशों में, चाहे वो एशियाई देश हो या अफ्रीकी देश हो या अन्य कहीं की, उनका ये मानना था कि इनके अंदर जो भी इनकी संस्कृति है या इनकी जो सभ्यता है या इनके जो विचार है, वो विचार क्या करते हैं, तो इनका और जो यूरोप वियतनाम के अंदर लोग थे या उनका आपसी क्या था, जो जुड़ाव है वो जुड़ाव नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो सभ्यता के मायने अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पर हम जब देखेंगे कि यूरोप का जो सभ्य बनाने का जो विचार था वो काफ़ी हटकर था। मतलब क्या है, सारा संसार क्या करे, अब वो अपने को क्या मान रहे थे, सुसंस्कृत मान रहे थे, अच्छे मान रहे थे,
शिक्षित मान रहे थे, अपने को विकसित मान रहे थे, तो ऐसा मान रहे थे कि दूसरे राष्ट्रों के अंदर भी वो इन विचारों का प्रचार करें, वहाँ भी विकास करें, और उनके जो भी विचार है जिससे वो विकास में क्या करते हैं, मदद नहीं करते, तो उन विचारों को वो क्या करें, बदलाव करें। तो इस तरीके से उनको सभ्य मतलब सुसंस्कृत बनाने का उनका विचार था। यानी लेकिन इसका दूसरा पहलू हम देखेंगे तो जो यूरोपियन शक्तियों की असलियत थी, ये कोई किसी को अच्छी तरीके से बनाना नहीं, बल्कि इनके मुकाबले तो चाहे वो वियतनाम के लोग हो या भारतीय लोग, वो अधिक तरीके से सभ्य थे। ये सारी बातें आप कक्षा 11 का जो विश्व इतिहास पढ़ोगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर उनका ये विचार था, लेकिन ये एक बहाना था। जैसे जो भेड़िए की खाल के अपने शेर की खाल में भेड़िया जो छुपा हुआ होता है, तो वैसे ही इन्होंने ऊपरी आवरण केवल बनाया कि हम लोगों को सभ्य बनाने के लिए जा रहे हैं, लोगों को आधुनिक विचार दे रहे हैं जो किससे, विज्ञान से प्रेरित हैं, नए अन्वेषणों से प्रेरित हैं, नई खोजों से प्रेरित हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी, लेकिन वास्तविक उद्देश्य इनका क्या था, इन देशों के ऊपर किसी न किसी तरीके से आधिपत्य जमाना। और उसी के अंदर आज हम पॉइंट पढ़ेंगे। देखो, राजनीतिक आधिपत्य तो वो जमा ही रहते, अब वो क्या कर रहे थे, भाषा के माध्यम से लोगों को मानसिक गुलाम बनाना चाह रहे थे। लोग किस तरीके से मानसिक रूप से उन यूरोपीय देशों के गुलाम बन जाए। जैसे इंग्लैंड के लोग भारत को बनाना चाह रहे थे, यहाँ फ्रांसीसी लोग वियतनाम के लोगों को, ताकि वो उसकी ही खुशामद करें और वो सालों तक क्या करते रहें, वहाँ पर राज करते रहे। तो इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया था। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी, इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों को प्रचार करना यूरोपियों का दायित्व था। लेकिन आप जब इसमें अच्छी तरीके से विचार करोगे तो ऐसा कोई दायित्व उनको नहीं देखने का। उनका दायित्व क्या था, बाकी जगह इसी ओट लेकर के, इन्हीं विचारों को, आधुनिक विचारों को ओट लेकर के या विकसित सभ्यता का बहाना करके इन देशों के जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उनको क्या किया जाए, हड़पा जाए और इन देशों को अपना गुलाम बनाया जाए, और वही बनाने का इन्होंने कार्य किया। इस दायित्व को या कर्तव्य कह सकते कि पूर्ति के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृति, स्थानीय जैसे भारत का संदर्भ देंगे, भारत की स्थानीय संस्कृति, वियतनाम का देखेंगे तो वियतनाम की स्थानीय संस्कृति, वहाँ के धर्मों वो परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो उसमें बुराई नहीं। क्यों बुराई नहीं, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, इससे व्यर्थ मानते थे, इससे क्या कहते थे, निरर्थक मानते थे। जो विकास में क्या बनती है, बाधक बनती है, और सभ्य बनने में क्या बनती है, बाधक बनती है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं को पुराना और बेकार मानते थे। क्या मानते थे, पुराना और बेकार, जो अभी वर्तमान समय में कोई काम का नहीं। बेकार का मतलब कोई काम का नहीं। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें आधुनिक विकास को क्या करती है, रोकती है। लेकिन हालांकि हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो हर समाज में होती है वो हो सकता है, बाकी अधिकतर जो चीज़ें चाहे भारत में हो चाहे वियतनाम में हो, उनकी जो परंपराएं, धर्म, संस्कृतियाँ ऐसा कुछ नहीं करती है। क्योंकि भारत जैसे देश को तो हम देखते हैं तो कितना कुछ होता, पूरे विश्व के अंदर व्यापार के अंदर पहले नेतृत्व किया था, लेकिन बाद के समय के अंदर किस तरीके से बदलाव आ गया। तो चलो भारत वाला टॉपिक है, उसमें हम अलग से बात करेंगे। देसी वो स्थानीय लोगों के लिए, देसी जनता मतलब वहाँ की जो मूल लोग हैं को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफ़ी अहम माना जाता था, ताकि उन लोगों के विचार क्या हो, विचार परिवर्तन का कार्य किया जा रहा। ताकि फ्रांसीसी ये विचार करते थे अगर इनके विचार बदलाव कर दिए तो उन्हें कम से कम विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वियतनाम में शिक्षा का प्रचार करने से पहले फ्रांसीसियों को एक दुविधा हल करनी, दुविधा यानी उनके मन में भी क्या थी, डर था, उनके घबराहट थी। दुविधा इस बात को लेकर, दुविधा कह सकते, चिंता कह सकते, इस बात को लेकर थी कि वियतनामियों को किस हद तक, हद मतलब सीमा, कहाँ तक शिक्षा दी जाए और कितनी दी जाए, शिक्षा की मात्रा कितनी हो, इनको प्राइमरी लेवल पढ़ाया जाए कि या मिडिल तक, हाई स्कूल तक या कॉलेज लेवल तक, कहाँ तक पढ़ाया जाए और कितनी शिक्षा दी जाए, ताकि क्या हो,
ताकि फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की, कामगार मतलब काम करने वाले लोगों की जरूरत थी। जैसे हम भारत में देखते हैं, भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति क्यों लाई, क्यों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना दी? क्योंकि अंग्रेज भारत में सिर्फ लिपिक तैयार करना चाहते थे। इतने लिपिक वहाँ से अपने साथ नहीं ला सकते थे, तो ऐसे लिपिक तैयार करने के लिए ही उन्होंने भारत में शिक्षा को लागू किया था, ताकि उनका कार्य बेहतर बन सके। और लिपिक कैसे हो? जो रंग ढंग से भारतीय हो, जबकि विचारों से अंग्रेज हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पर फ्रांसीसियों ने किया कि उनके जो शिक्षित यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं, उनकी ज़रूरत थी। और इसी कारण उन्होंने यहाँ शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया। लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने से समस्या भी पैदा हो सकती है। क्या समस्या पैदा हो सकती है, अगली लाइन में हम देखते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन, जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, पर सवाल उठा सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि भाई इस तरीके से हमारा अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या हमें भी हक नहीं है? क्या हम भी मनुष्य नहीं है? आखिर हमारा शासन कब आएगा? क्या हम शासन के योग्य नहीं है? क्या हमें और आपको जो अधिकार है वो समान नहीं होने चाहिए? इससे वो फ्रांस के अंदर जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उससे भी परिचित हो जाएंगे। वहाँ के जो प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं वगैरह अधिकार, उनकी मांग यहाँ भी करने लग जाएंगे। तो ऐसी दुविधाएं उनके थी। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, इतना ही नहीं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक, जिन्हें ये शब्द याद रखना कोलोन कहा जाता, को भी ये भय था, मतलब उनके मन में भी डर था कि स्थानीय लोगों में, स्थानीय लोग मतलब जो वियतनाम के लोग हैं, शिक्षा के प्रचार से कहीं उनके काम धंधे और नौकरियां हाथ से नहीं जाती रहे। ये भी डर जाती रहे। मतलब वो काम क्या करते थे, ये कॉलोन लोग में से कोई शिक्षक था यानी पढ़ाने का कार्य करता था, अध्ययन अध्यापन का, कोई दुकानदार था, तो कोई पुलिस वाला। तो इन्हें लगा कि यार ये स्थानीय लोगों को जब शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो हमारे यहाँ से ये काम धंधे नौकरियाँ चली जाएगी, क्योंकि ये लोग हमारे से कम मूल्य पर क्या कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, कम वेतन पर नौकरी कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास काम नहीं रहेगा। तो इसलिए इनको भी डर था। इन्होंने यहाँ की जो फ्रांसीसी सरकार, उस पर दबाव डाला कि इनको शिक्षा नहीं दी जाए, या शिक्षा दी जाए तो अलग मात्रा में दी जाए। इसलिए ये लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने का विरोध करते। जैसी फ्रांस में चल रही थी वैसी नहीं, उसकी मात्रा कम करना चाहते हैं, इतनी ही शिक्षा देना चाहते थे ताकि उन्हें भी कोई खतरा नहीं हो और फ्रांसीसी सरकार को भी कोई खतरा नहीं हो। नहीं इनमें राजनीतिक जागरूकता या एकता या चेतना जैसी कोई बात पनपे। तो अगला जो दूसरा पॉइंट है वो तो हमने देख लिया, उनकी दुविधा क्या थी, उनकी डर क्या थी, उनकी चिंताएं क्या थी, है ना। तो फिर से एक बार से मैं उस पॉइंट को कर लूँ। चिंताएं क्या थी, यानी फ्रांसीसी लोग ये चाहते थे कि उन्हें शिक्षा किस तरीके से दी जाए, कितनी दी जाए, ताकि फ्रांसीसी शासन को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो, वो लोग जागरूक नहीं हो और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सके, उसके खिलाफ कोई संगठित नहीं हो सके और सदियों तक यानी लंबे समय तक उनका राज बना रहे। जबकि जो वैसे फ्रांसीसी लोग जो वियतनाम में आकर स्थायी रूप से रहने लग गए, जिन्हें कॉलोन कहते थे, उन्हें डर यही था कि इन्हें शिक्षा अलग मात्रा में दी जाए ताकि उनके कार्य, काम धंधे और नौकरियां सुरक्षित बनी रहे, वो ये वियतनाम के लोग उनसे हड़प नहीं ले, वो बेरोजगार नहीं हो जाए। दूसरा इसका सब पॉइंट था आधुनिक शिक्षा, अपने आधुनिक सोच और शिक्षा की भाषा। अब भाषा को लेकर, एक इसकी प्रकृति को लेकर भी समस्या थी। अब जो ये शिक्षा ये किसको दी जाएगी, कौन से तबके को दी जाएगी, इसको लेकर के भी काफ़ी सारी समस्याएं थी। तो उन चीज़ को यहाँ देखने का हम प्रयास करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और समस्या का सामना, वो समस्या कौन सी कि शिक्षा किन्हें दी जाए, क्या सभी वियतनाम के लोगों को दी जाए या कुछ वर्गों को दी जाए या कुछ समूहों को दी जाए, किन्हें दी जाए, उसको लेकर। तो वियतनाम के धनी और अभिजात्य वही उच्च वर्ग होता तबके के लोग चीनी संस्कृति से गहरे तौर से प्रभावित थे। अब ये चाहते, हमेशा कहीं भी शासन हुआ है तो औपनिवेशिक लोगों ने क्या किया, इस धनी और अभिजातीय वर्ग को ही अपना समर्थक बनाने का प्रयास किया। जैसे भारत में देखते हैं जितने भी जो राजा लोग थे, रजवाड़े वगैरह थे, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया था, अपना समर्थक बना लिया था। तो वैसे यहाँ पर ये फ्रांसिस के जो क्या थे, फ्रांसीसियों से कब प्रभावित होंगे, उनके समर्थक कब बनेंगे, जब इनमें से चीनी संस्कृति का प्रभाव हटा दिया जाए।
तो सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि किस तरीके से जो इस वियतनाम के धनी और अभिजातीय जो वर्ग है, उस वर्ग से चीनी जो संस्कृति उसके प्रभाव को खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। फ्रांसीसियों की सत्ता को सुदृढ़ यानी आधार यानी मजबूत आधार को नींव भी कह सकते हैं, मजबूत नींव प्रदान करने के लिए इस प्रभाव को समाप्त करना जरूरी था। इसीलिए वो ऐसी शिक्षा चाहते थे, जैसे मैकाले ने कहा था कि उनकी शिक्षा भारत में ऐसी हो कि भारतीय सदियों तक उनके क्या बने रहे, सिर्फ गुलाम बने रहे और वो आराम से अब भारत पर शासन कर पाए। फलस्वरूप पहले उन्होंने परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से तहस नहस किया, यानी उनको नष्ट करने का कार्य किया। किन्होंने? फ्रांसीसियन। जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी जो किससे प्रभावित थी, चीनी संस्कृति से प्रभावित थी, उसे समाप्त करने का प्रयास किया। फिर वियतनामियों के लिए फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोल दिए जिसमें फ्रांसीसी तरीके से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, कि इतना खेल नहीं था कि क्षण भर में हो जाएगा। भारत जैसे देशों में तो हो गया था, लेकिन वियतनाम जैसे देशों के अंदर जहाँ के लोगों को ये अंदर उनमें चाह थी कि वो किस तरीके से या किस हद तक जा सकते औपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए, और शायद इसका अंदाजा फ्रांसीसी लोगों को नहीं था। अब तक समाज के खाते पीते मतलब वही धनवान जो लोग थे, तबके के लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते, यानी चीनी भाषा बोलते थे, जिन्हें हटाना जरूरी था और उसकी जगह उन्हें फ्रांसीसी भाषा सिखानी थी। तभी तो वो क्या होंगे, फ्रांस के क्या बनेंगे, गुलाम बनेंगे, मानसिक रूप से फ्रांस के क्या बन जाएंगे, गुलाम। लेकिन उनकी जगह लेने वाली भाषा कौन सी, यही तो थी समस्या। अगर चीनी को तो हटाएंगे, क्या वहाँ फ्रांसीसी भाषा लागू करें या फिर वियतनामी भाषा करें या कोई और भाषा लागू करें? चीनी भाषा को हटाकर लोगों को वियतनामी भाषा पढ़ाई जाए या फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए, यानी शिक्षा का माध्यम क्या होगा, इसको लेकर दुविधा यानी समस्या थी। इस सवाल पर लोगों के बीच में दो मत थे, यानी दो प्रकार के विचार थे। लोग दो तरीके चाहते थे। कुछ नीति निर्माता मानते थे कि फ्रांसीसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उन्हें लगता था कि फ्रांसीसी भाषा सीखने से वियतनाम के लोग फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो जाएंगे और इस प्रकार यूरोपीय फ्रांस के साथ मजबूती से बंधे एक एशियाई फ्रांस की रचना करने में मदद मिलेगी। यानी इनकी विचारधारा संकीर्ण थी। ये लोग थे वो संकीर्ण विचारधारा के थे। वो ये चाहते थे कि वियतनाम के लोगों को शिक्षा सिर्फ फ्रांसीसी भाषा में ही दी जाए, ताकि फ्रांसीसी भाषा लोग क्या करेंगे, यानी ये लोग क्या चाहते थे, मानसिक रूप से वियतनाम के लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे, यानी मानसिक बदलाव लाना चाहते थे, ताकि वो लोग क्या कर सके, सदियों तक यानी लंबे समय तक वियतनाम पर क्या कर सके, शासन कर सके। और इसके लिए ये क्या करते थे, वियतनाम की और जो चीनी संस्कृति का प्रभाव है उसको बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे, उसकी जगह फ्रांसीसी संस्कृति का प्रचार चाहते थे। ऐसा भारत में भी था, भारत में भी किया गया और वहाँ भी बड़ा तबका था। हमारे यहाँ भी देखते हैं कि अंग्रेजों को लंबे समय तक भारत में शासन करने में क्या थी, इसके लिए अंग्रेजों ने अलग से स्कूलें बनाई, इस बड़े तबके के लिए, शासक वर्ग के लिए, अभिजातीय वर्ग के लिए, और उसको ऐसी शिक्षा दी कि वो अंग्रेजों के न्याय में बड़ा विश्वास करते थे, प्रबल उसके क्या बन गए थे, समर्थक बन गए थे। और इसी तरीके से इनका भी था। जैसे अंग्रेज भारत को लंबे समय तक हमेशा के लिए भारत को अपने आधिपत्य में रखना चाहते थे, वैसे ही जो फ्रांस है, यूरोपीय फ्रांस, उसके साथ में एशियाई फ्रांस भी होना चाहिए। तो उसको ऐसा हमेशा के लिए अपने आधिपत्य में रखना चाहते थे कि रचना यानी निर्माण में मदद मिलेगी। वियतनाम के शिक्षा प्राप्त लोग फ्रांसीसी भावना और आदर्शों का सम्मान करने लगे। क्यों, कब करेंगे, जब इनके अंदर से जो चीनी भावना या आदर्श या अपनी जो स्थानीय जो भावना या आदर्श वो क्या हो जाएगी, खत्म। और इसको योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने का प्रयास किया और इसका माध्यम क्या था, शिक्षा ही था। वर्तमान के अंदर देखते हैं लोग कई बार अपने ही जो आदतें वगैरह होती है या अपनी संस्कृति, अपनी जो रहन सहन वेशभूषा वगैरह होती है, उसका अपने जो खुद को पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, वही मजाक उड़ाते हैं। कई बार ऐसा अखबारों के अंदर संपादकीय भी सीखता, कथित कहलाने वाले बुद्धिजीवी जिनका केवल नैतिक स्तर काफ़ी हद तक गिर चुका होता है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत हर चीज़ देखो, हम इस बात को 100% सही नहीं हो सकते कि सारी व्यवस्थाएं सही होती, लेकिन 100% ये भी नहीं होता कि सारी व्यवस्थाएं गलत होती है।
तो उसे एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ भी फ्रांसीसियों ने जैसा अंग्रेज़ों ने भारत में किया वैसा ही यहाँ पर करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी संस्कृति की श्रेष्ठता के कायल हो जाए। कायल मतलब उसको मान ले, कहने का मतलब है कि वो क्या करते हैं, वो फिदा हो जाए फ्रांसीसी संस्कृति पर और उसे ही अपना ले, और यह जो चीनी संस्कृति उसको भूल जाए। फ्रांसीसियों के लिए लगन का मतलब होता है, आप जानते ही हो, दिल लगाकर काम करना। लगन से काम करने लगेंगे, ये बड़ी बात है। अगर वो ऐसी शिक्षा से उनको प्रभावित कर दें तो ये फ्रांसीसियों के लिए दिल खोलकर वो काम करेंगे, है ना, जी जान से उनके लिए समर्पित हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इस बात के खिलाफ थे, विरोध थे कि वो भाई इन लोगों को यार कहाँ आप मरवा दोगे। वो कहते हैं कि इनको फ्रांसीसी शिक्षा दे दी तो ये अपनी पोल खुल जाएगी, फ्रांस के अंदर अपना कैसी लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्रता बंधुत्व की हम बात करते हैं, और कैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, तो उनकी ये क्या कर लेंगे, मांग कर लेंगे, और ये उससे क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। जैसे आप देखते हो देवता और दानवों के बीच में अमृत की बात को छुपाया गया, बाद में पता चल गया। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी थी। तो कहीं वो ये चाहते थे कि हमारा भेद नहीं जान ले, तो पढ़ाई के लिए केवल फ्रांसीसी भाषा को ही माध्यम बनना चाहिए। ये नहीं चाहते थे कि केवल फ्रांसीसी भाषा, ये चाहते थे कुछ स्तर पर वियतनामी भाषाएं हो, कुछ स्तर पर फ्रांसीसी भाषाएं हो शिक्षा का माध्यम, ऐसा चाहते थे। उनका विचार था कि अगर छोटी कक्षाओं में वियतनामी, शुरुआती कक्षा में, और वैसे हर जगह ये मानना भी गया है कि जो प्रारंभिक शिक्षाएं मातृभाषा में देनी चाहिए और बड़ी कक्षाओं में जो फ्रांसीसी शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर। ऐसी ही नीति भारत में भी लागू करने का कई बार प्रयास किया था अंग्रेज़ों द्वारा। वे तो यहाँ तक चाहते थे कि थोड़े से लोग फ्रांसीसी सीख लें और फ्रांस की संस्कृति को अपना लेंगे और उन्हें फ्रांस की नागरिकता भी दे दी जाएगी। तो इस तरीके से शिक्षा को वो हथियार बनाना चाहते थे, और उन्हें एक लालच भी दिया गया कि जो भी लोग फ्रांस की भाषा सीख करके फ्रांस की संस्कृति को अपना ले। संस्कृति आप समझते हो, जो जीवन जीने का ढंग या पद्धति होती है वही क्या होती है, संस्कृति। तो जो फ्रांसीसी जो जीवन जीने की पद्धति उसको अपना ले, उनके जैसा वेशभूषा, उनके जैसा पहनावा वगैरह सारा उनके जैसा ही रहन सहन अपना ले। तो उन लोगों को लालच दिया गया कि ऐसे लोगों को हम फ्रांसीसी नागरिकता देंगे, और उनका विचार था इस तरीके से बहुत सारे वियतनाम के लोग क्या हो जाएंगे, फ्रांसीसी नागरिक बन जाएंगे, और उन लोगों को हमें कोई फ्रांस तो ले जाना नहीं, उनकी अचल संपत्ति यहाँ है, तो बाद में ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर इस एशियाई जो फ्रांस है इसका आसानी से हम क्या कर सकेंगे, निर्माण कर पाएंगे। लेकिन स्कूलों में दाखिला का मतलब जो एडमिशन होता है या प्रवेश होता है, लेने की ताकत यानी क्षमता वियतनाम के धनी वर्ग के लोग थे, क्योंकि उसके लिए क्या थी, फीस भरनी पड़ती, शुल्क लगता था। तो वो निम्न वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के लोग उसे चुका नहीं पाते थे, के पास ही था। देश की आबादी का बहुत छोटा हिस्सा था, कौन से, जो ये धनी वर्ग के लोग थे जो स्कूलों में दाखिला यानी प्रवेश ले पाते थे। बाकी तो गरीब लोग थे, तो वो इतनी भारी भरकम फीस भर करके प्रवेश नहीं ले पाते, यानी वो तो शिक्षा से वंचित थे। उनमें से भी बहुत थोड़े से विद्यार्थी ऐसे थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई को पूरा किया, क्योंकि अधिकतर लोगों को ज़बरदस्ती फेल कर देती है। आगे अभी हम देखेंगे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया। क्यों किया जाता, ताकि अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त नहीं करें, क्योंकि अगर वो पास हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो नौकरियां प्राप्त कर लेंगे। तो इससे वो फ्रांसीसी लोगों के हाथ से, जो वहाँ के कॉलोन लोग थे, वो चाहते थे कि उनके हाथ से नौकरियां चली नहीं जाए। तो इसी कारण वो लोग इनको, क्योंकि अधिकतर शिक्षक वगैरह कौन होते थे, वही कॉलोन लोग होते थे, तो वो इसको आखिरी जो परीक्षा होती थी उसमें क्या कर देते थे, इन्हें फेल कर देते थे। आमतौर पर 2/3 विद्यार्थियों को इसी तरीके से फेल कर दिया। 2/3 आप समझते हो बहुत बड़ा भाग होता है। 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में से स्कूल की पढ़ाई पूरे करने वालों की संख्या कितनी थी, 400 से भी कम थी। इसका कारण क्या था, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे पढ़ने जाते ही नहीं थे, जाते थे, लेकिन उनमें से अधिकतर को अंतिम वर्ष की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़े, नौकरियों पर उनका अधिपति नहीं हो, नौकरियों में वो नहीं चुने जाए, और जो कॉलोन लोग हैं उनके लिए वो नौकरियों के द्वार खुले रहें।
स्कूली किताबों में अब क्या है, फ्रांसीसियों का गुणगान किया जाता है, यानी उनकी महिमा की जाती थी, उनकी प्रशंसा की जाती थी, उनको अच्छा बताया जाता था। वियतनामी लोगों को या चीनी संस्कृति की हेट की जाती थी और लोगों के अंदर इसी भावना को भरा जाता था ताकि लोग फ्रांसीसी संस्कृति का गुणगान करें और ये जो चीनी संस्कृति उसको अपने दिल से क्या कर दें, उतार दिया, यानी उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए उनमें। और औपनिवेशिक शासन को सही ठहराया जाता था, बताया जाता था कि हम यहाँ क्यों आए, किस तरीके से यहाँ डाकुओं का राज था, हमने उन सभी राज को जो डाकुओं के जो लूटपाट से आप सबको मुक्त करवा दिया और यहाँ पर किस तरीके से जो अव्यवस्था थी उसको शांति व्यवस्था स्थापित करी हमने। यह चावल उत्पादन कम होता था, हमने खेती के क्षेत्र में बदलाव किए, वियतनाम को अग्रणी चावल उत्पादक देश बना दिया और भी यहाँ जो हमने ढांचागत संरचनात्मक विकास किया, चाहे उनमें सड़कें, रेलवे लाइन, पुल वगैरह का निर्माण करवाया। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर वो करते थे और कहते थे कि इसके ऐसे और भी ज़्यादा विकास करने के लिए औपनिवेशिक शासन का होना जरूरी है। वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता था, जो शारीरिक श्रम तो कर सकते थे, जैसे हमने पहले पार्ट के अंदर देखा था जो विक्टोरिया वाला, इसमें जो पार्ट के अंत के अंदर तो किस तरीके से ऐसे लोगों को हीन दिखाया जाता था जो शारीरिक श्रम तो कर सकते थे, मतलब शरीर की मेहनत, क्योंकि इनको पता था हमें तो बैठकर कमाना खाना है, बैठकर मेहनत क्यों करें, मेहनत करने के लिए मजदूर चाहिए, तो इसलिए तो थोड़ा बहुत उनमें रख दिया, नहीं तो ये भी नहीं रखते वो तो कि शारीरिक श्रम यानी वो मेहनत तो कर सकते थे, मजदूर का काम तो कर सकते हैं वो, लेकिन बौद्धिक कामों के लायक नहीं, यानी उनमें दिमाग ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, उनमें दिमाग है ही नहीं। वे खेतों में तो काम कर सकते हैं लेकिन अपना शासन खुद नहीं चला सकते, क्योंकि उनमें बौद्धिक विकास नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, उनका मस्तिष्क ये काम नहीं कर सकते। वे माहिर नकलची है, यानी वो कहते हैं वो दूसरों की नकल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नकल, देखो वैसे तो इन लोगों से, औपनिवेशिक लोगों से स्थानीय लोग क्या करते थे, दूर ही रहने का प्रयास करते, लेकिन जब वो कहीं इधर उधर खिसक जाते तब उनकी नकल भी उतारते थे। इसी कारण ये कहते थे ये बड़े नकलची थे और उनमें रचनाशीलता नहीं थी, यानी वो नई चीज़ कुछ नहीं कर सकते, नया कुछ नहीं बना सकते, उसमें वैज्ञानिक विचार नहीं, कोई अन्वेषण नहीं कर सकते, कोई खोज नहीं कर सकते। स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता कि वियतनाम में केवल फ्रांसीसी शांति कायम। कैसे? जब वे वियतनामी फ्रांसीसी शासन की स्थापना, वियतनामी किसान डाकुओं के भय से आज़ाद हो गए, आज़ाद मतलब मुक्त। उन्हें बताया जाता कि किस तरीके से पहले वियतनाम के अंदर डाकुओं का यानी लुटेरों का डर था, वो जब चाहे आते थे लूट का माल ले जाते थे, किसी को मार भी देते थे, किसी को घायल भी कर देते थे। तो वो कहते थे कि इस तरीके का हमने अराजकता का जो समय उसको समाप्त करके यहाँ पर हमने क्या की, शासन की स्थापना की, अच्छे शासन की स्थापना की। चारों तरफ अमन से चुप शांति है, शांत और किसान दिल लगाकर अब काम कर सकते हैं। और इसी कारण हम देख रहे हैं ना, आप चावल का उत्पादन बताते थे कितना बढ़ गया। तो इसी तरीके की जो बातें वो यहाँ पर करते थे। अब आधुनिक दिखने की चाह से पहले ये साइड वाला आप कोटेशन देख लीजिए, इसमें ये व्यक्ति आधुनिक दिखने की चाह रखता है, यानी वैसा बनने का प्रयास करा। इस व्यंग्य चित्र में वियतनामियों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो पश्चिमी रंग ढंग में डल गए। उन्हें अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी कपड़े पहनना, यानी पश्चिमी संस्कृति, और वो टेनिस खेलना शुरू कर दिया। ये मतलब ये दिखाने का प्रयास किया, जो ये पतलून वगैरह, ये बेल्ट लगाना, ये ऊपर शर्ट है, ये टेनिस है, ये सारे पश्चिमी तौर तरीके हैं। तो इस तरीके से इन्होंने, फ्रांसीसी तौर तरीके नहीं है, फ्रांसीसी खेल नहीं है टेनिस। तो इस तरीके से यहाँ के लोगों ने जो शिक्षा के कारण आधुनिक दिखने का प्रयास किया, उसमें फ्रांसीसी तौर तरीकों को अपनाना भी शामिल था। अब आधुनिक दिखने की चाह, अब कैसे यहाँ के लोग आधुनिक दिखने की चाह करते थे। पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया, ये ध्यान रखना। कौन सा स्कूल खोला गया? टोकिन फ्री। इस शिक्षा में विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, साइंस, जो स्वच्छता की शिक्षा, और फ्रांसीसी भाषा की कक्षा भी शामिल थी, यानी उन्हें फ्रांसीसी भाषा सिखाई जाए। जो शाम को लगती है उसके लिए अलग से फीस ली जाती है। किसकी? फ्रांसीसी भाषा की कक्षा। इस स्कूल की नज़र में आधुनिक की क्या माने, यहाँ समझ लो। इससे उस समय की सोच को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं। आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिमी लोगों जैसा दिखना भी पड़ेगा। दिखना मतलब उनकी जो संस्कृति में अभी बदलाव करना पड़ेगा, उन्हें फ्रांसीसी संस्कृति अपनानी पड़ेगी, जिसमें उनकी वेशभूषा, रीति रिवाज आदि में उन्हें क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा।
इसलिए ये स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। मसलन बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि ये लोग बड़े बाल रखते थे। और वियतनामियों के लिए अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने जाता, क्योंकि बड़े बड़े बाल ही उनकी पहचान होते थे। वे तो पारंपरिक रूप से लंबे बाल ही रखते थे। कौन? वियतनामी। इस आमूल परिवर्तन का महत्व, आमूल मतलब ये का एक परिवर्तन का महत्व स्पष्ट करने वाला एक बाल कटाई श्लोक जो हमने यहाँ पढ़ लेते हैं। किस तरीके से उन्होंने दिया गया कि बाएं हाथ में कंगा थामो, दाएं हाथ में कैंची, कच कच कपच कपच, खबरदार ख्याल रखो, वाहियात आदतें छोड़ दो, बच्चों जैसा क्यों करते हो, मुंह खोल कर बोलो, बेदरक पश्चिमी तौर तरीके से। यहाँ देखो, वाहियात का मतलब होता है बेहुदे या अश्लील, या अच्छे नहीं, जो भद्दे होते हैं, इस तरीके की आदतें होती हैं, उनको क्या कर दो, उन्होंने कहा छोड़ दो, और बच्चों जैसा कैसा काम नहीं करना चाहिए, और मुंह खोलकर बोलो, बेदरक और पश्चिमी तौर तरीके उसको क्या करो, अपना लो, सीखो। अब हम देखते हैं कि स्कूलों में किस तरीके से इनका विरोध किया जाता है। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं किया, यानी जैसी पुस्तकें आगे उसको अपनाया नहीं, इन्होंने पहले इसको देखा और अपने कुछ समस्याएं थी उसको रिकॉर्ड भी करवाया। कहीं उनका खुलकर विरोध हुआ तो कई लोगों ने खामोशी से प्रतिरोध मतलब इसका विरोध दर्ज करवाया। जैसे जैसे छोटी कक्षाओं में वियतनामी शिक्षकों की सख्ता बढ़ती गई, इस बात पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता जाए। मुश्किल मतलब बड़ा टेढ़ा काम था कि उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे वियतनामी शिक्षक किताब में लिखी बातों को चुपचाप बदल कर पढ़ाने लगते थे, जो उसमें छपा होता था इसमें विनिमय के निकालने लगते थे, जबकि अब ऐसा नहीं था। 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। आंदोलन का कारण यही था कि विवाद तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में सेम के अगली सीट पर बैठे एक वियतनामी लड़की, एक उदाहरण दिया गया, उठकर पिछली कतार में आकर बैठने के लिए कह दिया। क्योंकि अगली सीट पर स्थानीय सेना फ्रांसीसी लड़की को बैठना था, इसके लिए उसको कह दिया कि भाई आप बाहर आ जा। मतलब एक सामाजिक आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से क्या कर दिया, इनकार, और स्कूल का प्रिंसिपल एक कॉलोन यानी औपनिवेशिक शो में रहने वाला फ्रांसीसी था, उसने लड़की को स्कूल से क्या कर दिया, निकाल दिया। जब लड़की ने ऐसी बात की विरोध किया तो उसने कहा निकाल दिया। ये प्रारंभ में ऐसा ही होता था, क्योंकि लोग संगठित रूप से क्या करते थे, विरोध नहीं करते थे। जब दूसरे विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इन्हें जितने विरोधी थे उन्हें साफ करने का प्रयास किया गया। इसके बाद भी ये विवाद और बढ़ता गया। लोग खुले आम जुलूस निकालने लगे। हालात बेकाबू होने पर तो बेकाबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को वापस दाखिला दिला दिया, लेकिन साथ ही ऐलान किया, और क्या किया बातें, कि भाई अब भेदभाव तो नहीं किया था, फिर भी मैं सारे विश्वविद्यालयों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। उसने कहा था पांव तले किसको, सारे वियतनाम को, जबकि अंग्रेज उनसे अलग है तो उनके लिए जो खान पान भी अलग होना चाहिए। तुम लोग मुझे वापस भिजाना चाहते हो, अच्छे तरीके से गांठ बांध लो। जब तक एक भी वियतनाम को चाइना में बचने की जरूरत है, कोचिन चाइना जो दक्षिण वाला भाग है जरूरत करेगा, तब तक मैं यहाँ से इसने कहा मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं रहने वाला हूँ। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि छात्र छात्राओं ने भी सरकार की इस चाल का जमकर विरोध किया। तो ऐसी स्थिति होनी भी चाहिए, युवा पीढ़ी को ही किसी चीज़ का जो है विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। वियतनामी बच्चों को सफ़ेद पोस्ट नौकरियों के लायक योग्य नहीं समझते थे। कौन से नहीं समझते थे? ये कारीगर लोग। ये विद्यार्थी देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे। उनको विश्वास था कि शिक्षितों को समाज के भले के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और आपकी इसी सोच के कारण न केवल फ्रांसीसियों के साथ बल्कि नौकरी अभिजात वर्ग के साथ भी उनका टकराव बढ़ने लगा। और क्योंकि दोनों को ही लगता था इस तरीके से तो उनकी हैसियत और सत्ता क्या पड़ जाएगी खतरे में। और 2021 के चुनाव तक आते आते
छात्र छात्राएं राजनीति क्या बनाने लगे, पार्टियां, यानी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अब अस्तित्व में आई। उन्होंने यंग अनान जैसे पार्टियां बना ली और वे अनानिज स्टूडेंट जैसी पत्रिकाएं निकालने लगे। शालाएं सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष के अखाड़ों में तब्दील हो चुकी थी, जो शिक्षा के लिए आरंभ की गई थी। शिक्षा पर नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी वियतनाम पर अपना कब्जा और मजबूत करने की फिराक में थे। वे जनता की मूल्य मान्यताओं तौर तरीकों उनकी मान्यताओं, मूल्य और तौर तरीकों और रवैयों को बदलने का प्रयास करने लगे। कौन? फ्रांसीसी, ताकि लोग फ्रांसीसी सभ्यता को श्रेष्ठ और वियतनामी को कमतर, यानी उन फ्रांसीसी लोगों से कम आंके। दूसरी तरफ वियतनामी बुद्धिजीवियों को लगता था कि फ्रांसीसियों के शासन में वियतनाम न केवल अपने भूभाग पर अपना नियंत्रण होता बल्कि अपनी पहचान भी गंवाता जा रहा, अपनी संस्कृति और मूल्यों का क्या किया जा रहा, अपमान किया जा रहा। तो इसी समय रहते इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और लोगों में राजा प्रजा वाला भाव पैदा नहीं हो रहा। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ चल रहे संघर्ष, औपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक के चलते होने वाले व्यापक संघर्ष का क्या बन गया, हिस्सा बन गया। अगला जो पॉइंट है साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा का प्रतिरोध, ये तो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।